नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति जिंदगी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं नई रंगोली हिंदी इसकी कविता नई नदी की धार यह लेकर आई हूँ, जिसे लिखा हुआ है दुष्यंत कुमार जी ने। हम इस कविता की व्याख्या के साथ साथ इसके प्रश्नोत्तर भी इसमें देखेंगे। आइए हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। कविता इस तरह से है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जा जा के बतियाती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या न हो आकाश सी छाती तो है। बहुत ही सुंदर यह कविता है बच्चों। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। इन पंक्तियों का अर्थ लिखिए। अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत गज़ल के रचयिता दुष्यंत कुमार जी है। ये कविता का गज़ल वाला रूप है, हम इसको गज़ल बोलते हैं। इस गज़ल के माध्यम से वे मनुष्य के जीवन में उम्मीद एवं उत्साह का संचार करते हैं। इन पंक्तियों में उन्होंने हमारे समाज की जर्जर और कमज़ोर हालातों के बारे में बताते हुए कहा है कि हालात चाहे जैसे भी हो, मनुष्य को अपनी आंतरिक शक्ति का परीक्षण अवश्य ही करना चाहिए। जर्जर भाव को शक्ति का प्रतीक बताते हुए वे जीवन में उठती समस्या रूपी लहरों से टकराने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि हवाएं जब तेज बहती हुई नदी की लहरों से टकराती है, उनका सामना करती है, तब वे शीतल हो जाती है, यानी ठंडी हो जाती है, और आसपास के परिसर को भी ठंडक का सुखद एहसास करवाती है। हम अपने जीवन रूपी कमज़ोर नाव से जब कठिनाइयों का सामना करेंगे, तब हमें अपनी शक्ति का पता चलेगा और जीवन ठंडी हवा के समान सुखद लगने लगेगा। आगे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें कैसे हो सकते हैं कि नदी की धार और ठंडी हवा से क्या आशय है। उत्तर होगा, नदी की धार और ठंडी हवा से आशय है जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, कठोरता, सरसता आदि। नदी की धार की विशेषता क्या है, ये अगला प्रश्न है। उत्तर देखते हैं। नदी की धार की यह विशेषता है कि उसमें ठंडी हवा आती है। प्रश्न 2, तेल से भीगी हुई बाती के लिए गज़लकार क्या कहना चाहता है। उत्तर है, तेल से भीगी हुई बाती के लिए गज़लकार एक चिंगारी चाहता है, यानी उसको जलाने के लिए एक चिंगारी चाहता है, आग चाहता है। प्रश्न 3, इस नदी की धार में गज़ल में किस पर बल दिया गया है। तो उत्तर है, इस नदी की धार में गज़ल में निराशा और हताशा के अंधकार के बीच आशा और विश्वास का दीप जलाए रखने पर बल दिया है। यहाँ कवि हमसे कहना चाहते, कभी निराश मत हो, कभी हताश मत हो, कितने भी आप कमज़ोर क्यों न हो, लेकिन आपके अंदर अगर आप विश्वास का दीप जला कर रखेंगे तो आपका साहस दुगना हो जाएगा। आपकी जो निराशा और हताशा है वो उम्मीद और उत्साह में बदल जाएगी, और इस तरह आप अपने जीवन में जो है सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, कवि को दुख में आशा की किरण कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है। देखो, उत्तर लिखेंगे, कवि को दुख में आशा की किरण नदी की धार में दिखती है, चिंगारी में दिखती है, गूंगी पीर में दिखती है, सांझ के अंधेरे में दिखती है, चुपचाप मैदान में लेटी हुई नदी में, और आकाश की छाती में दिखाई देती है। यानी नदी की धार जो निरंतर आगे बढ़ती जा रही है, ठंडी हवा उससे टकरा रही है, वहाँ ठंडी हवा जो है वह आशा की किरण है। चिंगारी जो बुझी हुई बाती है, उसमें चिंगारी आग जलाने का काम करेगी, यह उसमें आशा की किरण दिखाई दे रही है। सांझ के अंधेरे के बाद में जो है उजाला आएगा, यहाँ आशा की किरण दिखाई दे रही है। चुपचाप मैदान में जो निर्वस्त्र जो नदी लेटी हुई है, वह ऊँट में जाके कहीं बात करती है, यहाँ आशा की किरण दिखाई दे रही है, और
और आकाश सी छाती रखने के लिए कवि ने कहा है। यहाँ हमें जो है आशा की किरण दिखाई देती है। आगे देखते हैं बच्चों, इस नदी की धार में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर लिखिए। जैसे दुख नहीं, यहाँ से लेकर छाती तो है, इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, पंक्ति का भाव जीवन में मिली हुई हार से निराश न होकर किए गए संघर्षों और आत्मबल के प्रति गर्वित होने का है। यानी निराश न हो, बल्कि जीवन में जो संघर्ष किए हैं उनके प्रति गर्वित हो, यानी गर्व महसूस करो। फलस्वरूप प्रस्तुत पंक्ति का भाव अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें निराशा से बचाता है, यह हमें दुख से बचाता है और ये कहता है कि जो भी संघर्ष तुमने किए हैं उस पर अपने आप पर गर्व करो। आगे देखते हैं, प्रस्तुत गज़ल का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है, प्रस्तुत गज़ल में जीवन की विडंबनापूर्ण परिस्थितियों का यथाशक्ति दृढ़तापूर्वक सामना करने का उल्लेख किया गया है। यथाशक्ति यानी जितनी आप में शक्ति है उतनी शक्ति से दृढ़तापूर्वक निश्चित रूप से आप उसका जो है सामना कीजिए, है ना, मजबूती से उसका सामना कीजिए, ये यहाँ पर कहा गया है। हर एक की शक्ति अलग अलग हो सकती है, इसीलिए हर एक की निश्चितता का पैमाना जो है, हर एक के मुकाबला करने का जो पैमाना है वो भी अलग अलग हो सकता है। हमारे अंदर जो बची हुई और मंद पड़ी हुई शक्ति है, क्षमता है, वह कम नहीं है दोस्तों। अगर हमें कोई मतलब तकलीफ़ आती है, अचानक से कोई कुछ चीज़ हमारे ऊपर आती है, कोई दुख कह लो, कोई तकलीफ़ कह लो, कोई मार कह लो, तब हम पूरी शक्ति से उसका सामना करने में जुट जाते हैं। वो शक्ति न जाने कहाँ से अंदर से हमारे अंदर तुरंत पैदा हो जाती है। अगर इंसान भूखा भी होगा और अगर वो नदी में गिर जाए तो उसमें से बाहर निकलने के लिए जो है बहुत हाथ पैर मारेगा, अपनी पूरी शक्ति वो उसमें लगा लेगा। कहने का मतलब यहाँ कवि कहना चाहता है कि आपके अंदर शक्ति की कमी नहीं है, जो भी शक्ति है वो इतनी है कि आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, बस इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। वह बुझे हुए दीपक के समान होने के बावजूद प्रज्वलित हो सकती है। हो सकता है आपकी जो इच्छा शक्ति है वो बुझे हुए दीपक के समान है, लेकिन उसको एक चिंगारी तो दो, यानी एक हिम्मत का बल तो दो उसको, वो ज़रूर से ज्वाला का रूप धारण कर लेगी, बशर्ते हम आशा और विश्वास का दामन न छोड़ें। हमें कभी भी किसी भी कंडीशन में आशा और विश्वास का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, वह हमेशा हमें अपने अंदर बनाए रखना चाहिए। इसके लिए कवि ने अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से निराशा और हताशा के अंधकार के बीच आशा और विश्वास की ज्योति जलाए रखने पर जोर दिया है। देखिए, प्रश्न बनता है, मनुष्य की पीड़ा गूंगी होने पर भी गाने में समर्थ है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। क्यों ऐसा कहता है कवि कि मनुष्य की पीड़ा यानी दुख जो है गूंगा है, वो बयां नहीं हो पाता, फिर भी वह गाने में समर्थ है? इसमें कवि कहना चाहता है, उत्तर में देखते हैं कि इसका आशय यह है कि मनुष्य की पीड़ा भले ही खुले रूप से अभिव्यक्त नहीं हो पा रही हो, क्योंकि जो व्यक्ति दुखी होता है वह अपने दुख को खूब खुलकर नहीं बता पाता है, पर फिर भी वह किसी न किसी रूप में मुखरित तो अवश्य ही हो रही है। कहने का मतलब कई तरीके से वह मुखरित होती है, कई तरीके से वह दूसरों को दिखाई देती है। आगे देखते हैं, आदमी की पीर की तुलना कवि ने किस किस से की है? पीर यानी दुख बच्चों, तो आदमी के दुख की तुलना कवि ने किस किस से की है? तो आदमी के पीर की तुलना कवि ने जर्जर नाव से, यानी एकदम कमज़ोर नाव से की है, भीगी हुई बाती से की है ना। उसके बाद खंडहर के हृदय से कही है, जंगली फूल से की है, अंधेरे की सड़क से की है, निर्वचन मैदान में लेटी हुई नदी से और अनुपलब्धियों से की हुई है। अब देखते हैं निर्वचन ने। प्रश्न 1, दी गई गज़ल में से 5 तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं बच्चों? जो संस्कृत से जैसे के तैसे आए हुए होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। उत्तर में नदी, हृदय, नगर, निर्वचन और आकाश। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे नदी, हवा, अंधेरा, आकाश और भोर, इनके पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स लिखना है। नदी, इसका होगा सरिता और दरिया। हवा का पवन, वरुण। अंधेरा, इसका पर्यायवाची शब्द होंगे अंधकार या अंध। तम भी हो सकता है, निशा भी हो सकता है। आकाश, आकाश का होगा नभ या आसमान। भोर का हो सकता है प्रभात या सुबह। आगे देखते हैं, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ऐसे शब्द जो बदले हुए रूप में आए हुए हैं, है ना, उसके हमको तत्सम रूप लिखना है। तो बाती, उसका होगा बर्तिका। फूल, उसका होगा पुष्प। और सांझ यानी उसका होगा सायंकाल, है ना। पत्थर यानी पाषाण। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर देखते हैं, जिसके अंदर हमें अर्थ
के माध्यम से उत्तर देना है। हमें कविता का क्या अर्थ समझ में आया है उसके माध्यम से हमें उत्तर देना है, इसलिए इसे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर भी कहा जाता है। नाव जर्जर होने के बावजूद किससे टकराती है और क्यों? उत्तर देखेंगे। नाव जर्जर होने के बावजूद लहरों से टकराती है। यह इसलिए क्योंकि उसमें पश्त हिम्मत नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, उसमें अपार दिलेरी है, उसमें बहुत ताकत है ना, वो जिद्दी है, वह जो है तूफानों से लड़ना जानती है, ये हम यहाँ कह सकते हैं। और अपनी शक्ति का परिचय देने का उल्लास उसके अंदर जोर मार रहा है। वो बोलना चाहती है, बताना चाहती है, वो नाव जर्जर नाव कि मैं कमज़ोर जरूर हूँ, लेकिन मेरे अंदर अभी भी तूफानों से लड़ने की शक्ति कायम है। इसलिए यहाँ मनुष्य से कहा गया, आप कितने भी कमज़ोर क्यों न हो, आप कितने भी निराश क्यों न हो जाओ, आप अंदर से अपने अंदर शक्ति बनाए रखो तूफानों से लड़ने की, परेशानियों से लड़ने की। आगे देखते हैं। एक खंडहर के हृदय सी और एक जंगली फल सी, गज़लकार ने किसे कहा है? सॉरी, जंगली फूल सी होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखना जंगली फूल सी। उत्तर देखते हैं। एक खंडहर के हृदय सी और एक जंगली फूल सी, गज़लकार ने आदमी की गूंगी पीड़ा को कहा है। यहाँ पे आएगा गूंगी पीड़ा को कहा है। यह इसलिए कि आज आदमी की पीड़ा खुले तौर पर प्रकट नहीं हो पा रही है। आदमी बहुत दुखी है, मायूस है, निराश है, लेकिन वो खुले तौर पर अपनी पीड़ा को, अपने दुख को प्रकट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको लेखक ने जो है, कवि ने जो है गूंगी पीड़ा कहा है ना। कैसी गूंगी पीड़ा? तो एक खंडहर के हृदय जैसी, जैसे खंडहर का हृदय जो है वो अपनी दुख को, अपनी व्यथा को जो है बता नहीं पाता। एक जंगली फूल, वह भी अपनी व्यथा को बता नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो दिख जाती है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, गज़लकार के ऐसा कहने का क्या आशय है? तो उत्तर में देखते हैं। गज़लकार कहता है, दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, गज़लकार के ऐसा कहने का आशय है कि उसने आज जीवन संघर्ष किया है, इसलिए इससे उसको कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई। तो क्या हुआ? यानी इतना संघर्ष करने के बाद, मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद, मजूरी करने के बाद अगर उसको कोई भी उपलब्धि नहीं मिली है, तो क्या हुआ? इसकी उसको कोई भी चिंता नहीं है। उसको तो गर्व है कि उसने अपनी हिम्मत और शक्ति का बखूबी परिचय दिया है। उसने कहा, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैंने अपनी हिम्मत और अपनी शक्ति का बहुत अच्छा परिचय जो है दिया है। दोस्तों, यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें अपनी नज़रों में हमेशा ऊंचा उठना चाहिए। दूसरों की नज़रों में ऊंचा उठने से अच्छा हम अपनी नज़रों में ऊंचा उठें। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से उचित शब्दों के चयन से कीजिए। नाव डैश में टकराती है, दिए में डैश हुई बाती है, जंगली फूल सी डैश की पीर है, मैदान में नदी डैश लेटी हुई है, बाधाओं का सामना करने के लिए डैश सी छाती होनी चाहिए। उत्तर देखते हैं। पहले का लहरों, दूसरे का भीगी, तीसरा आदमी, चौथा निर्वचन और पांचवा आकाश। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य सत्य है या असत्य? वाक्य के आगे लिखिए। नाव जर्जर है इसलिए लहरों से टकराती नहीं है, सत्य है या असत्य? आज समाज की स्थिति विडंबनापूर्ण हो गई है, सत्य है या असत्य है? इस नदी की धार में गजल साई में धूप, इस गजल संग्रह से ली गई है, सत्य या असत्य? दुष्यंत कुमार की गजलों में निराशा और अविश्वास के स्वर दिखाई देते हैं, सत्य या असत्य? दुष्यंत कुमार की गजलों के आधार पर लोकप्रियता प्राप्त हुई है, सत्य या असत्य? देखते हैं। पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य और पांचवे का आंसर सत्य। आगे देखते हैं बच्चों। इस नदी की धार में गजल का सारांश, इसको शॉर्ट में लिखे पूरी गज़ल के अर्थ को। इस एक ही आंसर में आपको पूरी गज़ल समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा हमें लिखना है। तो देखते हैं बच्चों। प्रस्तुत गज़ल में आशा और विश्वास के पूरे जोर शोर हमें यहाँ दिखाई देते हैं। एक ऐसी आशा जो खंडित होते होते बचने की अपनी शक्ति नहीं खो पाती है, यानी कितनी भी कमज़ोर है लेकिन टूटने से पहले अपनी पूरी ताकत लगा देना चाहती है। इसलिए गज़लकार दुष्यंत कुमार का कहना है कि नदी की धार बहुत अधिक तो है, लेकिन उससे ठंडी हवा आती रही है। ऐसी तेज धारा में एक जर्जर नाव ऐसी है जो आने वाली लहरों से मुठभेड़ करने की बार बार कोशिश कर रही है। एक चिंगारी कहीं से मिल जाए तो इस दिए में तेल से भीगी हुई बत्ती जल उठेगी। खंडहर सी जो उदासी
और जंगली फूल की तरह आदमी की गूंगी पीर जो गाती है। एक चादर से ढकी अंधेरे की जो सड़क है वो भोर तक चली जाती है। धूप चुप पड़ी हुई नदी कभी कभी पत्थरों से ओट में जाकर कुछ कह लेती है, बातें कर लेती है। किसी प्रकार की प्राप्ति नहीं हुई, इस बात का तनिक भी हमें मलाल नहीं है। इस बात का फक्र ज़रूर है कि आकाश की तरह चौड़ी छाती तो है। तो ये हमारा नदी की धार इस गज़ल का सारांश है। अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो इसमें सारे अर्थ आ जाते हैं। इस नदी की धार में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पे ये जो लाइनें दी है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। शब्दार्थ देखते हैं। धार यानी प्रवाह, जर्जर टूटी फूटी या पुरानी, ढूंढ यानी खोज, पीर यानी पीड़ा, दुख, गूंगी यानी बेजुबान। प्रस्तुत गज़ल में गज़लकार दुष्यंत कुमार ने जर्जर और विडंबनापूर्ण परिस्थितियों में हिम्मत बनाए रखने का प्रोत्साहन देते हुए कहा है कि चूंकि नदी की धारा बड़ी तेज है, उसमें बहुत प्रवाह है और अधिक उफान है, फिर भी उससे सुखद और आनंददायक ठंडी हवा तो स्पर्श करती रहती है। इस नदी की ऊंची ऊंची उठती लहरों से टक्कर लेने वाली टूटी फूटी नाव की हिम्मत काबिले तारीफ है। गज़लकार पुनः कहता है कि दिए में तेल से भीगी हुई बाती है। यह उम्मीद रखने वाली बात है। अगर एक चिंगारी कहीं से मिल जाए तो इस दिए की बाती को जलाकर रोशनी हो सकती है। आज समय ने समाज को इतना अधिक दुखद और असहाय बना दिया है कि उससे बच पाना बड़ा ही कठिन है। उसका सामना करना तो और ही कठिन है। इससे आज आदमी की पीड़ा बहुत ही दुखद हो गई है। ऐसी दशा में हर प्रकार से पीड़ित उस आदमी की दाद देनी चाहिए जो गूंगा होकर भी अपनी पीड़ा का बयान करने की हिम्मत नहीं हारता है। इन पंक्तियों में विशेष क्या है? उर्दू शब्दों की प्रधानता है। शैली बहुत ही मार्मिक है, दिल को छू जाती है। वीर रस का प्रवाह है। यहाँ पे हमें वीर रस दिखाई दे रहा है। कुछ करने की हमारे अंदर शक्ति आ जाए, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्नोत्तर के अंतर्गत काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रश्न है, उपयुक्त गज़ल के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, उपयुक्त गज़ल का भाव सौंदर्य मार्मिक है। जीवन की कठिन और विषम दशा में न केवल हिम्मत बनाए रखना अपितु हिम्मत का प्रदर्शन करने का प्रोत्साहन उपयुक्त गज़ल का लक्ष्य है। इससे इसके गज़लकार ने उपयुक्त उपमाएं दी है जो प्रभावशाली है। शिल्प सौंदर्य में देखते हैं। प्रश्न है, उपयुक्त गज़ल के शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, उपयुक्त गज़ल का शिल्प सौंदर्य हृदय स्पर्शी है, भावों के अनुसार भाषा है, शब्द चयन में उर्दू को अधिक स्थान दिया गया है और शैली यानी स्टाइल जो है पूरी तरह भावनात्मक और चित्रात्मक है। वीर रस और करुण रस का मिश्रित प्रवाह हमें इसमें दिखाई देता है। विषय वस्तु पर जो आधारित प्रश्नोत्तर है वो देखते हैं। उपर्युक्त गज़ल का मुख्य भाव लिखिए। उत्तर है, उपर्युक्त गज़ल के माध्यम से गज़लकार ने जीवन में आने वाली कठिनाइयों और विडंबनाओं को चुनौती देते हुए उनका यथाशक्ति और यथाविचार के साथ सामना करने का प्रोत्साहन दिया है। इससे टूटी फूटी जिंदगी के संवरने के अवसर मिलते हैं। ऐसा विश्वास भरने का गज़लकार का प्रयास प्रशंसनीय कहा जा सकता है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जा जा के बतियाती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या न हो आकाश सी छाती तो है। शब्दार्थ, भोर यानी सुबह, निर्वचन यानी मौन या चुप्पी, वचन यानी बोल और निर्वचन यानी चुप्पी, बतियाती यानी बात करती है, उपलब्धियाँ यानी प्राप्तियाँ। कई जगह मैंने इसे निर्वचन बोल दिया है निर्वचन को, वहाँ पे गलती माफ़ कीजिए और हर जगह पर निर्वचन शब्द जो है वो समझिए। आगे देखिए व्याख्या। जिंदगी में धीरे धीरे विडंबनाओं और बाधाओं ने अपना प्रवेश करना शुरू कर दिया है।
तो इससे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर एक चादर से सांझ ने सारे नगर को ढकने का साहस किया है, यानी हिम्मत किया है, तो यह हौसला रखना चाहिए कि सांझ की एक ऐसी सड़क भी है जो अंधेरे को चीरती हुई भोर तक आगे निकल जाती है। इसी प्रकार सपाट मैदान में जो नदी चुपचाप पड़ी हुई है वह व्यर्थ नहीं है, अपितु उसमें बड़ी जीवन शक्ति है। यह इसलिए वह कभी पत्थरों से तो कभी किसी ओट में होकर अपनी बात सुनाती रहती है। वो बताना चाहती है कि मेरे अंदर जीवन है। गज़लकार का पुनः कहना है कि उसे अपनी उपलब्धियों के नाम पर इस बात का कोई दुख नहीं है कि वह कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। उसे तो इस बात का गर्व है कि वह किसी प्रकार के दुखों को सहने के लिए आकाश के समान अपनी छाती फैलाकर खड़ा है। आगे देखते हैं विशेष क्या है इसमें। भाषा में प्रवाह है, शैली चित्रमयी है और वीर रस का संचार है। आगे भाव सौंदर्य के अंतर्गत देखते प्रश्न 1, उपयुक्त गज़ल के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर, उपयुक्त गज़ल की भाव योजना मार्मिक है। जीवन की त्रासदी से उभरने और उसका सामना करने के लिए दिए आधार अधिक रोचक और भावों को जगाने वाले हैं। इससे प्रस्तुत गज़ल आकर्षक है, इसमें कोई संदेह नहीं। उपयुक्त गज़ल के शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर, उपयुक्त गज़ल का शिल्प सौंदर्य असाधारण है। इसके प्रमुख आधार है सामान्य और सुपरिचित शब्द योजना, वीर रस के छींटे, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार सहित सजीव बिंबों और प्रतीकों का सुंदर विधान। विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिलजुल कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।